हार के बाद एक्शन में कांग्रेस। एमपी में कांग्रेस की हार, कौन जिम्मेदार? भारी पड़ गया अखिलेश वकिलेश कहना, खतरे में आया कई दिग्गजों का भविष्य। अखिलेश वकिलेश कौन, ये बयान आपने जरूर सुना होगा विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान। लेकिन अब कमलनाथ जो इन्होंने ये बयान दिया था, अब उन्हीं के भविष्य पर खतरा नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं सिराज आपके साथ, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। बताते चले कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास कम हो गया है। खासतौर पर उनके बड़े दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और अशोक गहलोत को लेकर चर्चाएं अब शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि कांग्रेस जो है अब लगातार युवाओं को भागीदारी बनाने में आगे कर रही है। और इसी कड़ी में हम बात करें कि कमलनाथ की जगह मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूर्व राज्य मंत्री 48 साल के उमंग सिंगार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। और साथ ही में 38 साल के हेमंत कटेगरे को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जीतू पटवारी ओबीसी समाज से आते हैं, जबकि उमंग सिंगार आदिवासी समाज से आते हैं। वहीं हेमंत जो है वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जिस तरीके से अभी कुछ ही महीनों पहले बयान देते हुए नजर आ रहे थे, एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, एक पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए कौन है अखिलेश वकिलेश, जिसको लेकर तमाम तरह की बयानबाजी हुई थी। लेकिन अब उन्हीं पर जो है खतरा मंडराते हुए नजर आ रहा है। और सवाल आज का हमारा ये रहेगा इस राजनीतिक घमासान में कि क्या कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत का भविष्य जो है अब खतरे में है? क्या कांग्रेस जो है अपने वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं को दरकिनार करना चाहती है? क्या विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास में कमी देखी जा रही है? तो हमारे साथ इन पहलुओं पर बात करने के लिए, इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है अमन जी। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। जी, जिस तरीके से हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली और उसके बाद से कमलनाथ जो है वो खासतौर पे हाईलाइटेड हुए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि उन्होंने बयान दिया कि अखिलेश वकिलेश कौन। और निश्चित रूप से कांग्रेस जो है इसका अच्छा खासा उनको एक खमियाजा भुगतना पड़ा विधानसभा चुनाव में। कैसे देख रहे हैं आप कि क्या अब जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस जो है अब युवाओं पे भरोसा कर रही है और जो उनके वरिष्ठ नेता है, दिग्गज नेता है, उनको दरकिनार करने को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सिराज, बिल्कुल। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, क्योंकि जिस तरह से युवाओं का आपने जिक्र किया, और मेरे ख्याल में सिंधिया उस समय बेहतर युवा थे। अगर ये मौका 4 साल पहले, 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथों में लिया होता तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। लेकिन देखिए, एक तो मध्य प्रदेश सरकार जाती है और एक बार फिर जब अब चुनाव होते हैं तो उसमें सरकार उनकी नहीं आ पाती है। तो कुल मिलाकर दोनों ही तरह से अगर देखा जाए तो कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा। और अब जाकर जब जीतू पटवारी हार गए चुनाव, उनको जो है अध्यक्ष बनाना पड़ रहा है। तो ये कांग्रेस की मजबूरी, कांग्रेस का एक ऐसा पहलू है जो कहीं ना कहीं उनको ज़रूर परेशान करेगा कि आखिर उन्होंने एक हारे हुए चेहरे के ऊपर दाव लगाया। हालांकि जीतू पटवारी एक बड़ा नाम ज़रूर है, युवा हैं, जोशीले हैं, पार्टी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन इसके मायने ये कतई नहीं है कि वो पार्टी के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह साबित होंगे कि जैसे ही वो पार्टी में एंटर करते हैं और पार्टी के बड़े पद पर बैठते हैं सिराज, और वो आते ही सब छू मंत्र करेंगे और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इतनी जो कह सकते हैं कि विरोध होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी कोई एक बड़ा फैसला नहीं कर पाती है। सिंधिया, मुझे याद है ठीक 2018 की बात मैं कर रहा हूँ कि उस समय सिंधिया ये चिल्लाते रह गए कि भाई मुझे अगर आप सीएम नहीं बना रहे तो कम से कम अध्यक्ष ही बना दो, मैं अध्यक्ष बनकर भी खुश हो जाऊंगा। लेकिन आपको याद हो कि कमलनाथ उस समय मुख्यमंत्री भी थे, अध्यक्ष भी थे, और सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में थीं। और आपको एक और पहलू से रूबरू कराता हूं कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात कर रही थी कि एक व्यक्ति एक पद, लेकिन ये ही कमलनाथ थे जिनके पास मुख्यमंत्री पद और अध्यक्ष पद दोनों थे। तो ऐसे में लगातार मैं जो बात हो रही है कि चलिए जीतू पटवारी के को बनाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने अपना गियर चेंज करना चाहा है, लेकिन ये अब वही लग रहा है कि बहुत देर कर दी है इन चीज़ों को बदलने में, इन चीज़ों के ऊपर काम करने में। अगर यही चीज़ें 2-3 साल पहले की गई होती तो मेरे ख्याल से रिजल्ट और पॉजिटिव हो सकता था, क्योंकि वही जो पुरानी चीज़ों के साथ कांग्रेस पार्टी जो है जीत दर्ज करना चाहती थी, मेरे ख्याल से वो उसके लिए मुमकिन नहीं था। और जिस तरह से जनता ने खारिज किया है कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी को, तो ये समझ में आ गया है कि कांग्रेस पार्टी ने भले ही जो दावे किए थे पूरी तरह से वो खोखले थे। और आपने शुरू में एक जिक्र किया कौन अखिलेश वकिलेश,
इस तरह की बातें कहकर कहीं ना कहीं जो अपने ही इंडी गठबंधन के नेता थे उनका उपहास उड़ाना, उनका मजाक उड़ाना, मेरे ख्याल से ये भी नागवार गुजरा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 80 से 90 लाख जो है यादव वोट बैंक है, और ऐसे में जो नए मुख्यमंत्री हैं वो भी यादव खेमे से आते हैं। तो ये कहना और इस तरह की बात को कहना कहीं ना कहीं उनके जैसे कद के नेता के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और यही वजह है कि देखिए उनको आज करारी हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी का हशर बुरे से बुरा हो गया। अब चूंकि नए कह सकते हैं अध्यक्ष मिले हैं कांग्रेस पार्टी को, क्या कुछ करते हैं, कैसे कुछ करते हैं, किस तरह का प्लान बनाते हैं, किस तरह से पार्टी को 2024 के लिए तैयार करते हैं, मेरे ख्याल से उनका सबसे पहला काम ये होगा। और कितना उसमें वो सफल रहते हैं इसको लेकर ज़रूर वो मंथन करेंगे। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले को लेने में बहुत देर कर दी सिराज। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि कमलनाथ का जो है वो आला कमान की भी कमलनाथ जो है नहीं सुनते, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि जब इंडिया गठबंधन के लोगों ने साफ तौर पे और कांग्रेस पार्टी ने जब एंकरों का बहिष्कार किया था, कुछ एंकर्स थे, कुछ मीडिया चैनल थे, तो तब भी कमलनाथ जो है उन चैनल्स को जो है इंटरव्यू देते हुए नजर आए और बागेश्वर धाम को लेकर तमाम तरह के विवाद खड़े हुए और उसके जो है कांग्रेस उसको लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हीं के नेता बागेश्वर धाम के चरणों में जाकर झुक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस साफ तौर पर दर्शाता है कि कमलनाथ को जो है आला कमान की कोई भी फरमान सुन नहीं रहे थे और उनकी कोई भी चिंता नहीं थी। बिल्कुल, मुझे एक बात और भी आती है सिराज की, जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री हो या खुद राहुल गांधी हो, जिस तरह से इलेक्शन आते हैं इनके अंदर हिंदुत्व का जो कह सकते हैं कि वो जागता है जुनून, वो जनता समझती है, देखती है। देखिए आपकी एक आइडियोलॉजी है, बीजेपी के लिए हम लोग बात करते हैं कि उनकी एक आइडियोलॉजी है कि वो अगर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं तो खुलकर करते हैं और बिल्कुल उनको उसके लिए कोई संकोच नहीं है और लगातार उसके ऊपर बात भी करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ना आगे बढ़ पाती ना पीछे हट पाती है और यही कहीं ना कहीं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि इस सब मुद्दों पर ना तो वो खुलकर सामने आती है, ना इस पर बात करती है। और इलेक्शन आने के वक्त ही जो राहुल गांधी है वो केदारनाथ में नजर आते हैं, कई मंदिरों में प्रियंका गांधी भी नजर आती हैं। तो ये जो मौके परस्ती की राजनीति है मेरे ख्याल से इसको जनता बखूबी अब जान रही है। कांग्रेस पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करने की जरूरत भी है कि वो क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, क्योंकि एक उलझी हुई राजनीति, एक उलझा हुआ मानसिकता, उलझी हुई मानसिकता आपको कैसे जीत दिला सकती है इसको भी क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि जो आपके मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं वो जिस तरह से कह सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में नजर आ रहे हैं और लगातार आप ही का एक खेमा लगातार शास्त्री के खिलाफ भी नजर आता है, तो ये कांग्रेस पार्टी की विडंबना रही है। मैं कहूँगा कि वो कोई फैसला करने में चूक जाते हैं और यही बात बारंबार उनके आड़े आ रही है और लगातार वो चुनाव अपने गंवाते चले जा रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि क्या विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कमलनाथ और पूरी कांग्रेस पार्टी दावे करती हुई नजर आ रही थी कि तीनों हिंदी भाषी राज्यों में जो है प्रचंड बहुमत मिलेगी, लेकिन एक तरफा जीत मिलती है बीजेपी को, और हार से क्या इस विधानसभा चुनाव में हार से क्या कांग्रेस के आत्मविश्वास में कमी देखी गई है? जी, मुझे लगता है सिराज, क्योंकि देखिए जैसे हड़बड़ी में इन्होंने तुरंत फैसले किए हैं कि अध्यक्ष बदलो, नया लेकर आओ और ये सब चीज़ करो, और इन चीज़ों को लेकर कहीं कांग्रेस पार्टी ने रुख तो चेंज किया है, लेकिन हाँ हालत उनकी कोई बहुत अच्छी नहीं है। 2024 के अंदर 6 महीने बचे हैं और ऐसे में अगर आप सब कुछ संगठन चेंज कर देंगे तो जादू नहीं होने वाला। देखिए, और जो संगठन मजबूत है ज़मीनी स्तर पर वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो ताकत है वो संगठन की ताकत होती है। अगर वो ताकत आपके पास नहीं है, संगठन आपके पास सिराज नहीं है, तो आप कुछ भी हाथ पैर मार लो, जीत आपको नसीब नहीं होगी। और ये कुल मिलाकर अब काफ़ी हद तक साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ज़मीनी स्तर पर उतनी ताकतवर नहीं है, उतनी जो है मजबूत नहीं है, और लगातार इसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं कि जब जो पार्टी ज़मीनी स्तर पर इतनी मजबूत नहीं है वो कैसे मुकाबला करेगी, कैसे वो आगे बढ़ेगी, कैसे वो पीएम मोदी के सामने खड़े होने का दम भरेगी। जबकि तीनों राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी पोजीशन को बताया जा रहा था, लेकिन वैसा कुछ दिखाई पड़ा नहीं और बुरी तरह से हार तीनों ही राज्यों में कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी की होती है। तो कुल मिलाकर जो ज़मीन है सियासत की कांग्रेस पार्टी की बहुत कमज़ोर है और उसका ताकतवर होने का कोई रास्ता भी मुझे लगता है नज़र आ नहीं रहा सिराज। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बात की कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत जो है वो संगठन से बनता है, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि जीतू पटवारी जो है वो ओबीसी समाज से आते हैं, जबकि उमंग सिंगार आदिवासी समाज से, वहीं हेमंत जो है वो ब्राह्मण समाज से हैं। तो जिस तरीके से बीजेपी ने अपने तीनों मुख्यमंत्री पद में जो है लगातार देरी की और सोच समझ के बनाया, ऐसे में जो है कांग्रेस भी जातिगत जनगणना को जो है भेदने का प्रयास कर रही है। देखिए, लगातार मुद्दे तो उठाते रहे, लगातार बातें तो करते रहे, लेकिन देखिए अब जिस तरह से रिजल्ट सामने आया उसके बाद से कांग्रेस पार्टी को भी होश आया कि भाई ये भी करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके को अपनाकर कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने पहले दाव मार दिया
दिया। उन्होंने तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री आप देखें तो ओबीसी, आदिवासी और ब्राह्मण समाज से लाकर कहीं ना कहीं बता दिया है कि उनकी राजनीति करने का ढंग अब कितना चेंज हो चुका है और कितना समझबूझ के साथ वो फैसले करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तमाम सारी उनकी आलोचना की, तमाम सारे बातों को लेकर उनके ऊपर जो है आरोप भी लगाए, लेकिन वो निश्चिंत रहे, चुप रहे और आखिरकार तीनों ऐसे नाम निकल कर सामने आए जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की भी बोलती बंद हो गई। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि बीजेपी का स्टैंड बहुत क्लियर है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा, नहीं तो चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, निजाम तो वही का वही है, उससे कोई बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बात की कि उससे ज्यादा फायदा होगा नहीं, लेकिन अगला मेरा सवाल आपसे रहेगा, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज बड़े नेताओं का भविष्य क्या होगा? देखिए बिल्कुल भविष्य स्पष्ट नजर आ रहा है कि अब मेरे ख्याल से उनको पार्टी से रेस्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे नेता जो लगातार अनेकों सालों से बने हुए थे, अब उनके बाद एक नई पौध का निकल कर सामने आना ज़रूरी है। और मुझे लगता है आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी हो सकता है इसका इशारा कर रही है कि जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए थे उनको मार्गदर्शन कमेटी में डाला जाए, जैसे बीजेपी करती रही है, और जो नए चेहरे उनको मौका दिया जाए। जी बिल्कुल, तो तमाम सवालों के जवाब आपने जाने, तमाम चीजों पर आपने बात की, किस तरीके से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे बड़े बड़े नेता अब कांग्रेस की ओर से दरकिनार किए जा रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस भी जातिगत जनगणना को लेकर लगातार मुद्दे उठाती रही है। उसी कड़ी में कांग्रेस ने एक बड़ा स्टैंड लेते हुए जीतू पटवारी जो ओबीसी समाज से आते हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, और साथ में उमंग सिंगार आदिवासी समाज से हैं, तो हेमंत ब्राह्मण समाज से हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह दर्शाता है कि कांग्रेस एक तीर से दो निशाने करते हुए नजर आ रही है। हालांकि इसका कितना जो फायदा है वो मिलेगा ये आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि जातिगत जनगणना को भी कांग्रेस भुनाने का प्रयास कर रही है और साथ में युवाओं को भी मौका देने का प्रयास कर रही है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।